कमल ने आगे से कुछ न कहा। सुल्तान के बाजू को एक बार फिर पकड़ा और इसे खींचता हुआ बाएं जानिब को चल पड़ा। वो सुल्तान को लेकर पहाड़ी की थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ने के बाद बाहर को निकली हुई एक चट्टान के पीछे आ गया। यहाँ से 6-7 कदम आगे चला, फिर झाड़ियों को हटाकर देखने लगा। सुल्तान भी इसके पास आ गया। उन्होंने देखा कि सामने नीचे 60-70 कदमों के फासले पर दूसरी पहाड़ी का नशीब था, जहाँ दाएं बाएं 2 लालटेनें रोशन थी। इनकी धीमी धीमी रोशनी में वहाँ 2 संतरी पहरे पर खड़े नजर आ रहे थे। इनके सामने छोटी सी कच्ची सड़क थी जो पहाड़ी के पीछे से बल खाती हुई आकर खूह के अंदर चली गई थी। कमांडो कमल ने सुल्तान के कान में कहा, यह है सप्लाई डैम्प। कुछ पता नहीं ट्रक सप्लाई लेने इधर आए भी या नहीं। इस पागल ने ट्रक के नीचे बम लगाकर क्लॉक का बटन दबा दिया होगा। कमांडो कमर बेहद परेशान हो रहा था। सुल्तान ने कुछ सोचकर कहा, टाइम बम का मार्जिन आधे घंटे का है, हमें इस वक्त तक इंतजार कर लेना चाहिए। कमांडो कमल ने पीछे देखते हुए कहा, आबद को तो आ जाना चाहिए था, वो वहाँ क्या कर रहा है। वो मुश्किल 5 मिनट गुजरे होंगे कि इन्हें पीछे झाड़ियों में आहट सुनाई दी। दोनों चौकस हो गए। झाड़ियों में से कमांडो आबद नमूदार हुआ और जल्दी से इनके पास आकर बैठ गया। क्या हुआ? कमल ने पूछा। वो ट्रक सप्लाई लेने नहीं आ रहा था। मैंने फौजियों की जुबानी सुना है, ट्रक सुबह फौजियों को लेकर रेजिमेंटल सेंटर जाएगा। तुमने टाइम बम तो नहीं लगा दिया था? कमांडो कमल ने पूछा। आबद ने सरगोशी में कहा, नहीं, टाइम बम मेरे पास है। कमांडो कमल सप्लाई डैम्प वाले खूह के बाहर पहरे पर खड़े संतरियों को देखने लगा। दोनों संतरी एक जगह खड़े रहने के बजाय चल फिर कर पहरा दे रहे थे। किसी वक्त एक जगह खड़े होकर वो आपस में बातें भी करने लगते। इनमें से एक संतरी सिगरेट पी रहा था। कमांडो कमल ने सुल्तान से कहा, लगता है हमें आज रात मिशन मुलतवी करना पड़ेगा। वो क्यों? सुल्तान ने पूछा। कमांडो कमल की नजरें सामने थी। कहने लगा, हम इन 2 संतरियों पर काबू पा सकते हैं, मगर सप्लाई डैम्प का आहिनी दरवाजा नहीं खोल सकेंगे। ताले पर फायर किया तो दाएं बाएं वाली पोस्टों का फायर खुल जाएगा। आबिद कुछ कहने लगा तो कमांडो कमल ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। वो रात की खामोशी में कान लगाकर कुछ सुन रहा था। ये मोटर के इंजन की आवाज थी जो पहाड़ी के कब से आने लगी थी। कोई ट्रक आ रहा था। सुल्तान ने कहा, नहीं, जीप है, होशियार हो जाओ, किस्मत हमारा साथ दे रही है। कमांडो कमर ये कहकर झाड़ियों को हटाकर नीचे एक तरफ देखने लगा। जीप के इंजन की आवाज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। जीप की हेडलाइट्स भी बुझी हुई थी, सिर्फ छोटी बत्तियां रोशन थी। जीप की आवाज सुनकर संतरी भी अटेंशन होकर ड्यूटी पर खड़े हो। जो संतरी सिगरेट पी रहा था, इसने जल्दी से सिगरेट फेंक दिया। फिर एक जीप दरख्तों में से निकली और इसने अपना रुख सप्लाई डैम्प के दरवाजे की तरफ मोड़ लिया। इसमें से एक फौजी बाहर निकला। लालटेन की रोशनी में इसका धुंधला सा ह्योला ही नजर आ रहा था। संतरियों ने इसे देखते ही सैल्यूट किया। ये कोई फौजी ओहदेदार था। इसने कोई बात की और वापस जीप में आकर बैठ गया। इस दौरान एक संतरी गेट की तरफ बढ़ा। इसने दरवाजे का ताला खोलकर दरवाजे के दोनों पट खोल दिए थे। जीप का इंजन चल रहा था। जीप डैम्प के गार में दाखिल हो गई। संतरी ने दरवाजे को फौरन बंद कर दिया, मगर इसने ताला नहीं लगाया था। कमांडो कमर आहिस्ता से बोला, खुदाया ये तेरी शान है, तूने हमारा रास्ता साफ कर दिया है। इसने सुल्तान के करीब मुंह लाकर कहा, सुल्तान तुम इस जगह पोजीशन में रहोगे, मैं और आबिद अंदर जा रहे हैं। जिंदा बचे तो वापस आ जाएंगे, ना आए तो धमाके के बाद तुम जान बचाकर निकल जाना। कमांडो आबिद ने सुल्तान के कांधे के करीब चेहरा लाकर कहा, अच्छा दोस्त, फिर मिलेगी। वो अंधेरे में मुस्कुरा रहा था। इसे मालूम था कि वो फिर कभी किसी को नहीं मिलेगा, या शायद इसे मालूम था कि वो फिर कभी ना मिलने के लिए जा रहा है और इसका रास्ता जन्नत का रास्ता है, जहाँ शहीदों से मुलाकात होती है। कमांडो कमर और आबिद अंधेरे में गायब हो गए। सुल्तान ने पोजीशन संभाल ली। इसकी निगाहें सप्लाई डैम्प के आहिनी दरवाजे के बाहर खड़े भारतीय फौज के दोनों संतरियों पर जमी थी। संतरी दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़े आपस में बातें कर रही थी। इनकी आवाज़ सुल्तान को पूरी तरह सुनाई नहीं दे रही थी। सुल्तान किसी दूसरी आवाज़ का इंतजार कर रहा था और फिर वो आवाज़ इसे साफ सुनाई दी। ये ऐसी आवाज़ थी जैसे बाएं जानिब पत्थर का कोई टुकड़ा गिरा हो। दोनों संतरियों ने इस तरफ देखा। कौन हो तुम? एक संतरी ने बुलंद आवाज़ में पूछा। दरख्तों के अंधेरे में से कमांडो कमर की आवाज़ आई, इधर आओ ए जांगली, मेजर साहब के बक्से उठाओ। ये खालिस फौजी लहजे का ऑर्डर था और इसका कुदरती असर यह हुआ कि दोनों संतरी जिधर से आवाज़ आई थी इस तरफ को दौड़े। इसके बाद गहरी खामोशी छा गई। यह खामोशी जैसे मौत की खामोशी बन गई। इसके फौरन बाद झाड़ियों की तरफ से जहां अंधेरा था, 2 इंसानी साए नमूदार हुए और तेजी से डैम्प का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। सुल्तान की निगाहें अपने आप पहाड़ी की ढलान पर ऊपर की तरफ उठ गईं। वहाँ मशीन गन पोस्टें खामोश थी। किसी ने लालटेन की धीमी रोशनी में 2 इंसानी सायों को अंदर जाते नहीं देखा था, वरना इसी वक्त रोशनी राउंड फायर होता और मशीन गनों के मुंह खुल जाते। सुल्तान ने खुदा का शुक्र अदा किया। वो मिशन की कामयाबी के लिए दुआएं मांगने लगा। दोनों कश्मीरी मुजाहिद मौत के मुंह में चले गए थे। मौत के मुंह में क्या था? मौत के मुंह में एक अजीम मकसद की तकमील थी। एक बाजबरूद जिंदगी का जलाल था। वहाँ न फॉरेन बैंकों में छुपा कर रखे हुए डॉलर थे,
ना 10-10 कनाल के बंगले थे, ना 5 स्टार होटलों में कल्चर के नाम पर नीम उरिया जिस्मों की नुमाइश, ना डेक पर फिल्म वालियों पर खुले माइकल जैक्सन के गाने पर थिरकते जिस्म थे, न जगमगाते ज़मीन दोज कमरों में रक्सो सुरूर की महफिलें थी। कोई हवस नहीं थी, कोई लालच नहीं थी, पेश नज़र अगर कुछ था तो सिर्फ खुदा था। एक खुदा का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, एक खुदा की किताब थी और एक जज्बा था कि माओं बहनों बेटियों की बेहुरमती करने वाले दुश्मन को सफाए हस्ती से मिटाना है। यही जिंदगी का जलाल है, इसी में आखिरत की सुरखरुई है। कमांडो आबिद और कमांडो कमर के लिए दुश्मन संतरियों की गर्दनें एक ही झटके में तोड़ देना कोई मुश्किल काम नहीं था। वो सिर्फ ये चाहते थे कि कहीं कोई संतरी घबरा कर फायर न कर दे। फायर की आवाज़ से वहाँ चारों तरफ से मशीन गन्नों की फायरिंग शुरू हो जाती। रोशनी राउंड चढ़ कर रात को दिन में तब्दील कर देते और इनका अहम तरीन मिशन नाकाम हो जाता। चुनांचे जब दोनों संतरी आवाज़ सुनकर मेजर साहब के बक्से उठाने दरख्तों की तरफ गए तो कमर और आबिद घात में पहले ही से तैयार बैठे थे। उन्होंने अपने शिकार की गर्दन में बाजू डालकर झटका दिया और दोनों की गर्दनें तोड़ डाली। ये काम आम आदमी नहीं कर सकता था, सिर्फ तरबियत याफ्ता कमांडो ही कर सकता था। इसके बाद वो दौड़ते हुए पहाड़ी खूह की तरफ आए और सिप्लाई डैम के आहिनी दरवाजे में से अंदर दाखिल हो गए, जो पहले से थोड़ा खुला हुआ था। वो जानते थे कि अंदर पहले से एक फौजी जीप दाखिल हो चुकी है, जिसमें इंडियन फौज का कोई अफसर और इसका ड्राइवर बैठा था। सिप्लाई डैम में ज्यादा रोशनी नहीं थी। आगे जाकर छत के साथ एक बल्ब रोशन था, जिसकी रोशनी एक खास दायरे तक ही महदूद थी। अंदर जाने के बाद कश्मीरी कमांडो को मालूम हुआ कि ये तो बहुत बड़ा सिप्लाई डैम है। जिस तरह पहाड़ों को काट कर इसके अंदर सड़क बनाई जाती है, बिल्कुल इसी तरह एक सड़क बनी हुई थी। दोनों कश्मीरी मुजाहिद आमने सामने होकर दीवार के साथ साथ आगे बढ़े। जहाँ सुरंग नुमा रास्ते की छत पर बिजली का बल्ब रोशन था, वहां से वो तेजी से गुजर गए। सुरंग बाएं जानिब घूम गई। जैसे ही वो मुड़े, दीवार के साथ फौजी जीप खड़ी थी। दोनों वहीं बैठ गए। मालूम होता था कि बाएं तरफ कोई गोदाम है, जहां से दो आदमियों की बातें करने की आवाज़ रही है। कमांडो कमल ने सामने वाली दीवार के साथ लगे हुए आबिद को एक इशारा किया। इसने इशारे में जवाब दिया। फिर आबिद पाँव के बल तेजी से चलता हुआ जीप की ओट में चला गया। कमांडो कमर उठ खड़ा हुआ और दीवार के साथ लगकर आगे खिसकने लगा। बातें करने की आवाज़ रुक गई। फिर बाएं जानिब से एक फौजी नमूदार हुआ, जिसने कांधे पर एक बक्सा उठा रखा था। इसके पीछे पीछे दूसरा फौजी था, जो हाथ में पकड़े हुए कागज को देखता चला रहा था। कमांडो कमर और कमांडो आबिद के पास यही 3-4 सेकंड का वक्फा था। ये जिंदगी और मौत के दरमियान का वक्फा था। ये इन्हें इल्म था कि डैम्प में सिवाय इन दोनों फौजियों की तीसरा कोई भारतीय फौजी नहीं है। स्टेन गन्नी दोनों के पास थी, मगर वो कोई ब्रेस्ट फायर करना नहीं चाहते थे। पहला फौजी जीप के पीछे आ गया था और बक्सा जीप में रख रहा था। दूसरा फौजी कागज तय करके अपनी फौजी जैकेट के सामने वाली जेब में डाल रहा था। फिर एक बिजली सी चमकी और दूसरे फौजी की गर्दन कमांडो कमर के बाजू के शिकंजे में थी। एक ही हरकत में दो काम हो गए थे। भारतीय फौजी की गर्दन शिकंजे में आते ही झटके के साथ टूट चुकी थी। दूसरे फौजी को कमांडो आबिद मौत की नींद सुला चुका था। कोई और तो नहीं, आबिद ने सरगोशी में पूछा। कमांडो कमर ने अपने होंठों पर उंगली रखकर नफी में गर्दन हिलाई और पीछे आने का इशारा किया। बाएं जानिब एक नीची छत वाला कुशादा हॉल कमरा था, जहाँ असले के अंबार लगे हुए थे। मुख्तलिफ किस्म के असले के भरे हुए बक्से एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे। कमांडो कमल ने आबिद को इशारा किया। आबिद ने टाइम बम निकाला। वो इस काम का माहिर था। इसने कमांडो कमर के मशवरे के मुताबिक टाइम बम ग्रेनेडों से भरे हुए एक बक्से के नीचे लगा दिया और टाइम क्लॉक का बटन दबा दिया। क्लॉक की सुई चल पड़ी। कमांडो कमर दौड़कर सामने वाली दीवार की तरफ गया। वहाँ लोहे की शेल्फ लगी हुई थी, इसमें भी असला रखा हुआ था। नीचे पेट्रोल के बेशुमार कैन अंबार की शक्ल में मौजूद थे। कमांडो कमर ने जेब से चाकू निकालकर पेट्रोल की एक कैन का मुंह तोड़ डाला और कैन को फर्श पर लिटा दिया। कैन में से पेट्रोल निकल कर गोला बारूद के बक्सों की तरफ बहने लगा। टाइम कितना दिया है तुमने? कमांडो कमर ने आबिद से पूछा। आबिद ने हंस कर कहा 10 मिनट। मैंने 20 मिनट ड्रॉप कर दिए हैं। ठीक है, अब निकल चलो। 10 मिनट के बाद टाइम बम को धमाके के साथ फट जाना था और अपने साथ ग्रेनेडों के बक्से को भी धमाके से उड़ा देना था और फिर बहते हुए पेट्रोल ने वहाँ कयामत बर्पा कर देनी थी। दोनों भारतीय फौजियों की लाशें जीप के पास पड़ी थी। कमांडो कबर और आबिद सिप्लाई डैम के अहनी दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। वो दरवाजे के करीब पहुंच चुके थे कि बाहर फौजी जीप के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। इसके साथ ही दरवाज़ा खुल गया। कमांडो आबिद और कमांडो कमर पीछे को दौड़े। इन्हें दौड़ते हुए बाहर वाले संतरियों ने देखा तो पहले तो हैरान हुए कि अभी थोड़ी देर पहले 1-2 फौजी ओहदेदार जीप में अंदर गए थे। अगर ये वही थे तो फिर इनको देखकर उल्टे पाँव क्यों भागे थे? संतरियों के पीछे जीप से 4
फौजी भी बाहर निकल आए, जिनमें एक डोगरा सूबेदार मेजर था। संतरियों ने इन्हें सूरत हाल बताई तो सूबेदार मेजर ने पिस्तौल निकाल लिया, अपने फौजियों को इशारा किया और वो सप्लाई डैम की सुरंग में दौड़े। वो सूबेदार मेजर आगे जीप के पास आया तो वहाँ इसे 2 फौजियों की लाशें पड़ी मिली। इसने सुरंग की छत में पिस्तौल का फायर किया और चीख कर ऑर्डर दिया, इन्हें जिंदा पकड़ो, कश्मीरी कमांडो हैं डबल सी। कमांडो कमर और कमांडो आबिद असले के गोदाम के साथ ही छुपे हुए थे। आबिद ने कमर का हाथ पकड़कर कहा, बाहर निकल आओ, और आबिद ने हाथ उठाते हुए कहा, हम सिर्फ 2 हैं, हमारे साथ और कोई नहीं है। सूबेदार मेजर के आदमियों ने लपक कर दोनों कश्मीरी मुजाहिदों को दबोच लिया। कमांडो कमर समझ गया कि आबिद ने बाहर निकलकर अपने आप को गिरफ्तारी के लिए क्यों पेश किया है। गोदाम के अंदर टाइम बम लगा हुआ था और इसके फटने में ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट बाकी थे। पेट्रोल का एक कैन भी औंधा पड़ा था। अगर वो अंदर छुप जाते तो पकड़े तो उन्हें भी जाना था, लेकिन अंदर घुसने के बाद भारतीय फौजियों को पेट्रोल का कैन और बहता हुआ पेट्रोल नजर आ जाता और बहुत मुमकिन था कि डिटेक्टर की मदद से टाइम बम भी तलाश करके इसे बेकार कर देते। कमांडो कमर भारतीय फौजियों को गोदाम के दरवाजे से पीछे ले जाना चाहता था ताकि इन्हें पेट्रोल की भी ज्यादा बू महसूस न हो। जब आबिद ने हाथ उठाकर अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश किया तो कमांडो कमर सप्लाई डैम्प वाली सुरंग के दरवाजे की तरफ भागा, मगर खुदा जाने किस चीज से ठोकर खाकर वहीं गिर पड़ा। सूबेदार मेजर और दूसरे 3 फौजी आबिद को घसीटते हुए सुरंग के वस्त में इस जगह आ गए जहां कमांडो कमर जमीन पर पड़ा था। उन्होंने कमर को भी दबोच लिया। डोगरा सूबेदार मेजर ने पहले आबिद और फिर कमर पर घोंसों और मुक्कों की बारिश कर दी। दोनों जानबूझकर बार बार जमीन पर गिर पड़ते थे ताकि उन्हें उठाने में कुछ और वक्त ज़ाया हो जाए। यह हकीकत इन दोनों कश्मीरी जांबाजों पर वाज़ेह हो चुकी थी कि वो अगर सुरंग से बाहर भी निकल गए तो जिंदा नहीं बच सकते। असले के इतने बड़े जखीरे का फटना कोई मामूली बात नहीं थी। दोनों संतरियों में से एक संतरी दौड़कर बाहर गया और ऊपर पहाड़ी की नशीब पर मशीन गन पोस्टों की तरफ मुंह उठाकर चिल्लाया, कश्मीरी कमांडो पकड़े गए हैं और भी होंगे, रोशनी राउंड फायर करो। आमने सामने वाले दोनों मोर्चों से रोशनी राउंड फायर किए गए, साथ ही इनकी मशीन गन ने भी ब्रेस्ट फायर करने लगी। सुल्तान ने यह माजरा देखा तो वहीं झाड़ियों में दबक गया। रोशनी राउंड यके बाद दीगरे चढ़ाए गए थे जिनकी रोशनी से सारा इलाका दिन की तरह रोशन हो गया। सुल्तान झाड़ियों की ओट लेता पीछे खिसकता चला गया। इसने अपने दोनों साथियों को सप्लाई डैम के गेट में दौड़कर दाखिल होते देख लिया था। इसके बाद जब दूसरे फौजी जीप बाहर आकर खड़ी हुई थी और संतरियों ने ऊंची ऊंची आवाज़ों में शोर मचाया था तो सुल्तान समझ गया था कि अंदर कुछ गड़बड़ है। फिर जीप में से 4 फौजी निकलकर गेट के अंदर दौड़े तो वो समझ गया कि मामला गड़बड़ है और जब इसे अंदर से पिस्तौल के फायर की आवाज़ आई तो वो परेशान हो गया। कमांडो कमर और आबिद के पकड़े जाने के बाद अब कोई शक व शुबा नहीं रह गया था। अब जब रोशनी राउंड चढ़े और गन पोस्टों से फायरिंग शुरू हो गई तो इसे अपने साथियों की गिरफ्तारी का यकीन हो गया। जो बात सुल्तान को परेशान कर रही थी वो ये थी कि दोनों कहीं बम लगाने से पहले न पकड़े जाएं। वो छुपता छुपाता खासा पीछे एक जगह दरख्तों के दरमियान आकर बैठ गया। फिर घुटनों के बल खड़े होकर इसने सप्लाई डैम्प वाली पहाड़ी पर निगाह डाली। रोशनी के गोले छोटे छोटे पैराशूटों की मदद से आहिस्ता आहिस्ता एक के बाद एक नीचे आ रहे थे। फिर वो बुझ गए और पहाड़ियों पर अंधेरा हो गया, मगर गन पोस्टों की मशीन गन्ने खामोश नहीं हुई थी। गोलियां सुल्तान के ऊपर दरख्तों की टहनियों को तोड़ती गुजर रही थी। सुल्तान को ये इल्म नहीं था कि आबिद ने टाइम बम का मार्जिन घटा दिया है और बम के फटने में सिर्फ 1 मिनट रह गया था। इसने जेब से ग्रेनेड निकालकर अपनी मुट्ठी में दबोच रखा था। जिस तरफ बटालियन या प्लाटून का आरजी कैंप था इस तरफ से भी फायरिंग की और फौजियों की ऊंची ऊंची बोलने की आवाज़ें आने लगी थी। सुल्तान की समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ ठहरे या पीछे चला जाए। वो बैठ गया। अभी वो बैठा ही था कि ज़मीन ने 2 फुट ऊपर उछाल कर परे फेंक दिया। वहाँ जो क़यामत खेज़ धमाका हुआ था इसकी आवाज़ जैसे सुल्तान ने नहीं सुनी थी। इसे लगा था कि ज़मीन में जान पड़ गई है और इसने हाथों से उठाकर परे फेंक दिया है। ये सप्लाई डैम के अंदर ग्रेनेडों के बक्से के फटने का पहला धमाका था। इसके बाद एक और धमाका हुआ। पहाड़ियों में भूचाल आ गया। वो पहाड़ी एक हवलनाक धमाके से फट गई जिसके अंदर सप्लाई डैम था। फिर वहाँ धमाके हुए, बुलंद होते शोले थे, ऊपर नीचे होती ज़मीन थी। सुल्तान पीछे कूद पड़ा। ग्रेनेड इसने जैकेट की जेब में रख लिया। इसके पीछे पहाड़ियों में बुलंद होते शोलों की रोशनी और फायरिंग की आवाज़ें और फौजियों की आवाज़ें थी। वो टीले के पीछे आ गया। यहाँ से वो बरसाती नाले में कूदा और झाड़ियों को पकड़ पकड़ कर उतरता चला गया। यहाँ बरसाती नाला छोटे से मैदान में आ जाता था। नाला खुश्क था, इसमें पत्थर ही पत्थर थे। सुल्तान इस रास्ते को जानता था। रात के अंधेरे में वो पहाड़ी रास्तों से गुजरता अपने ठिकानों पर पहुँच गया। वहाँ जो 2 मुजाहिद थे वो बाहर एक चट्टान की ओट में बैठे सप्लाई डैम के धमाके सुन रहे थे। उन्होंने एक
साया अपनी तरफ आते देखा तो हसन भट्ट ने कश्मीरी में पूछा, कौन है भाई? सुल्तान ने कोड वर्ड के साथ अपना नाम बताया तो दोनों मुजाहिद इसकी तरफ लपकी वो मिशन की कामयाबी पर मुबारकबाद देने लगे। हसन भट्ट ने कमांडो कमर और आबिद के बारे में पूछा तो सुल्तान वहीं पत्थर पर बैठ गया। मुझे नहीं उम्मीद कि वो जिंदा बचे होंगे। फिर इसने सारी कारगुजारी बयान कर दी। हसन भट्ट ने कहा, वो शहीद हो गए हैं। सुल्तान बोला, ऐसी सूरत बन गई थी कि इनका बाहर निकलना नामुमकिन था। दूसरे मुजाहिद ने अंधेरे में हाथ उठाए और कहा, फातिहा पढ़ो भाइयों। तीनों ने दुआए फातिहा पढ़कर मुंह पर हाथ फेरे और खुफिया ठिकाने पर जाकर बैठ गए। हसन भट्ट ने चाय बनाई। चाय पीते हुए वो बातें करते रहे। इन्हें इस बात की खुशी थी कि सप्लाई डैम्प सारे का सारा उड़ गया था। अब धमाकों की आवाज़ें नहीं आ रही थी, मगर कभी कभार आसमान पर रोशनी सी फैल जाती थी। हसन भट्ट कहने लगा, सुल्तान भाई तुम आराम करो, हम जाग कर बाहर पहरा देंगे। सुल्तान वहीं नुमते पर लेट गया। हसन भट्ट ने इस पर कंबल डाल दिया। थोड़ी देर बाद सुल्तान गहरी नींद सो रहा था। दूसरे दिन सुल्तान ने हसन भट्ट को सप्लाई डैम के बारे में सूरत हाल मालूम करने के लिए भेजा। हसन भट्ट हर वक्त कश्मीरी लकड़हारे के लिबास में रहता था और बड़ा होशियार आदमी था। वो 1 घंटे बाद वापस आया। कहने लगा, पहाड़ी में बहुत बड़ा शुगाफ पड़ गया है, जैसे आतिशफशां पहाड़ में होता है। अंदर से अभी तक धुआं उठ रहा है। इंडियन मिलिट्री की 2 प्लाटून वहाँ पहुँच चुकी हैं। हमारे मुजाहिदों ने जान के नजराने देकर दुश्मन के बहुत बड़े जखीरे को उड़ा दिया है। सुल्तान कहने लगा, अब मैं वादी में जाकर कादर भाई से मिलना चाहता हूँ। हसन भट्ट बोला, तुम्हें इनके ठिकाने का पता है ना? हाँ, सुल्तान ने कहा, मैं वहाँ कई बार कादर भाई से मुलाकात कर चुका हूँ। हसन भट्ट ने कहा, अपना हुलिया मजदूरों जैसा बनाकर जाना। सप्लाई डैम की तबाही के बाद इंडियन फौजी जगह जगह चेकिंग कर रहे हैं। अल्लाह मालिक है। सुल्तान ये कहकर खामोश हो गया। दोपहर के बाद इसने कश्मीरी मजदूरों जैसा लिबास पहना, एक बड़ा हुआ ऑटोमेटिक पिस्तौल कमीज के अंदर छुपाया और हसन भट्ट और दूसरे मुजाहिद से बगलगीर होने के बाद अपनी नई मंजिल की तरफ चल। कादर भाई एक सरफरोश कश्मीरी मुजाहिद था, जिसके कुंबे के तमाम अफराद को भारतीय फौजियों ने गोलियों से उड़ा दिया था और इसके घर को नजरे आतिश कर दिया था। कादर किसी तरह जान बचाने में कामयाब हो गया। एक सरफरोश कश्मीरी मुजाहिद की हैसियत से कादर ने काबज भारतीय फौजियों के ठिकानों पर हमला करके इन्हें शदीद नुकसान पहुंचाया था। इसने अपनी बाकी मादा जिंदगी जिहाद कश्मीर के लिए वक्फ कर रखी थी। वो हर मिशन पर वापस न आने के लिए जाता था और मौत की आंखों में आंखें डालकर अपने मिशन को मुकम्मल कर लेता था। वो अपने साथी कश्मीरी मुजाहिदों से कहा करता था, मैं जिस्म नहीं हूँ, मेरा जिस्म तो कब का मर चुका है। मैं रूह हूँ, अपनी जिस्म की जिंदा ताबिंदा रूह जो दुश्मन पर बिजली बनकर गिरती है। शॉर्ट गन हर वक्त इसके गले में रहती थी। वो अपने दीगर सरफरोश मुजाहिदों के साथ खुफिया मिशन पर रहता था और हर रोज़ किसी न किसी मिशन पर निकलता था। इनकी पार्टी दुश्मन की बारकों, ग्रिजनों, असले के जखीरों के पीछे निकल कर शबे खून मारते और दुश्मन को भारी नुकसान पहुँचाकर वापस आ जाते। कोई मुजाहिद शहीद हो जाता तो इसकी जगह लेने के लिए दूसरा सरफरोश मुजाहिद पहुँच जाता। सुल्तान दिन की रोशनी में पहाड़ी इलाके से निकल कर आबादियों में आ गया। भारतीय फौजियों के ट्रक ऊपर पहाड़ी की तरफ जाते इसने देखी। वो एक गांव से निकलकर दूसरे गांव में से गुजरता हुआ एक शहर में आ गया। हम इस शहर का नाम नहीं लिखेंगे, नाम हमने किसी शहर का लिखा है, न गांव का और न किसी इलाके का। सुल्तान इकलारी अड्डे से बस में बैठ गया। इस बस ने इसे शाम के वक्त एक पहाड़ी गांव में पहुंचा दिया। यहाँ इसने सड़क किनारे एक होटल पर बैठकर खाना खाया, चाय पी। वहाँ कुछ दूसरे कश्मीरी मजदूर भी बैठे थे। सुल्तान इनसे कश्मीरी जुबान में बातें करता रहा। वो सब सप्लाई डैम की तबाही की बातें कर रहे थे और बड़े खुश थे। एक कश्मीरी मजदूर ने बड़े जोश के अंदाज में कहा, इंशाअल्लाह हम एक दिन इन गासिब भारतीय दरिंदों को अपने वतन से निकाल बाहर फेंकेंगे। दूसरा कश्मीरी मजदूर बोला, कहते हैं सारा पहाड़ फट गया है, बहुत बड़ा असली का जखीरा था। जिंदाबाद हमारे कश्मीरी मुजाहिदों। एक भारतीय फौजी दुकान के सामने से गुजर रहा था। कश्मीरी मजदूर खामोश हो गए और गुस्सैली आंखों से भारतीय फौजी को दुकान के आगे से गुजरते हुए देखते रहे। सुल्तान ने इनसे कोई ज्यादा बात न की, बस सीधे सादे कश्मीरी मजदूर की तरह बातें करता रहा। चाय पीकर वो उठा और सड़क पर से जो छोटी सी पगडंडी ऊपर जाती थी इस पर चल पड़ा। इसे रात होने से पहले पहले अपने ठिकाने पर पहुंचना था। रास्ता इसे मालूम था। पहाड़ी छोटी थी, इस पर से गुजरकर पगडंडी दूसरी पहाड़ी के नशीब में उतरती थी। यहाँ छोटे छोटे जंगली दरख्त थे जिनकी शाखों ने छतरियाँ सी तान रखी थी। इनके नीचे शाम का अंधेरा सिमटने लगा था। इसकी एक जानिब पहाड़ी की दीवार थी। सुल्तान पहाड़ी की दीवार के साथ साथ चल रहा था। पहाड़ी में एक जगह गहरी खड्ड बनी हुई थी। वो खड्ड में उतर गया। नीचे एक तंग रास्ता 2 चट्टानों के बीच में से निकलता था। कादिर सरफरोश के खुफिया ठिकाने की यह सबसे बड़ी निशानी थी। जूं ही सुल्तान दुर्रे के मुंह पर पहुंचा, पीछे से 2 आदमियों ने इसे जकड़ लिया। एक आदमी ने इसकी गर्दन पर बाजू डालकर इसे अपने शिकंजे में ले लिया था। कौन हो? सुल्तान इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था। इसने कश्मीरी जुबान में खास कोड लफ्ज बोला और कहा, भाई मैं कमांडो सुल्तान हूँ। इन आदमियों ने सुल्तान पर कोडवर्ड बताने के बावजूद एतबार न किया और आनन फानन इसकी आंखों पर रुमाल बांध दिया और कहा, अभी मालूम हो जाएगा कि तुम कौन हो। दरअसल इन
दो मुजाहिदों ने सुल्तान को वहाँ पहले नहीं देखा था। ये एक मिशन में मुजाहिदों के शहीद हो जाने के बाद इनकी जगह पर वहाँ आए हुए थे। उन्होंने सुल्तान की तलाशी ली और इसका ऑटोमेटिक पिस्तौल अपने कब्जे में कर लिया। वो इसका हाथ पकड़कर इसे पथरीली ज़मीन पर चलाते खुफिया मुकाम पर ले गए। कादिर भाई ये कहता है कि मेरा नाम कमांडो सुल्तान है। सुल्तान की आंखों पर काला रुमाल बंधा हुआ था। वो कादिर भाई को देख नहीं सकता था। इसे कादिर की पुरजोश वालिहाना आवाज़ सुनाई दी, सुल्तान भाई तुम आ गए, बहुत अच्छा किया। इस वक्त एक मुजाहिद ने सुल्तान की आंखों पर बंधा हुआ रुमाल खोल दिया। सुल्तान के सामने भरे भरे जिस्म और खूबसूरत चेहरे वाला कश्मीरी मुजाहिद कादिर बाजू फैलाए खड़ा इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर इसने आगे बढ़कर सुल्तान को गले लगा लिया। अल्लाह बड़ा कारसाज है, मुझे इस वक्त तुम्हारी अशद ज़रूरत थी, देख लो इसीलिए मैं आ गया हूँ। कादिर इसे लेकर एक कोने में बैठ गया जहाँ बैटरी से जलने वाला लैंप रोशन था। इसने सुल्तान के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, सिप्लाई डैम के उड़ने की खबर मुझे मिल गई थी, हमारा कोई मुजाहिद तो शहीद नहीं हुआ। सुल्तान ने इसे बताया कि इस मिशन में कमांडो कमर और आबिद शहीद हो गए हैं। कादिर ने हाथ उठा दिए। शहीदों के दर्जात की बुलंदी के लिए अल्लाह ताला की हुजूर दुआए फातिहा पढ़ी और आवाज़ देकर कहा, असद चाय का समावार ले आओ। फिर वो सुल्तान के साथ राजो नियाज की बातें करने लगा। ये राजो नियाज की बातें कोई इश्क व मोहब्बत की बातें नहीं थी, ये वतन पर जाने कुर्बान कर देने की बातें थी। सरफरोश कादिर ने सुल्तान को बताया कि वादी के शुमाल मशरकी पहाड़ियों में एक पुल है। इस पुल की अहमियत ये थी कि इंडियन मिलिट्री कानवाई हर किस्म का असला, फौजी और मोर्चों के लिए सप्लाई लेकर वादी कश्मीर में इसी पुल के जरिए दाखिल होते थे। ये पुल लकड़ी का था, दो पहाड़ियों के दरमियान बना हुआ था। नीचे तेज़ रफ्तार दरिया बहता था। इसकी लंबाई 150 फुट होगी। चौड़ाई इतनी है कि एक बड़ा फौजी ट्रक आसानी से गुजर सकता है। हमारे मुजाहिद इस पुल को उड़ाने की 3 बार कोशिश कर चुके हैं मगर कामयाबी नहीं हुई। हमारे 6 मुजाहिद शहीद हुए हैं। मैं अब खुद इस मुहिम पर जाना चाहता हूँ। अब तुम चूँकि यहाँ आ गए हो तो मेरी ख्वाहिश है कि तुम भी मेरे साथ इस मुहिम पर चलो। सुल्तान ने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा। कब जाने का प्रोग्राम है? कादिर बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलकर एक बार पुल का मुशाहिदा कर लो, मैं इसे ज़रूरी समझता हूँ। ठीक है, सुल्तान ने धीमे लहजे में कहा, हम आज रात को निकल चलेंगे। पुल यहाँ से खासी फासले पर है मगर मुझे पहाड़ियों में शॉर्टकट रास्तों का पता है। इन पर सफ़र करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में टारगेट पर पहुँच जाएंगे। सुल्तान ने घड़ी देखकर कहा, इस वक्त रात के 8 बजे हैं। कादिर अपनी प्याली में कश्मीरी चाय डालते हुए बोला, 1 घंटे बाद निकल चलेंगे क्योंकि ये तो महज मुशाहिदाती मिशन होगा। 1 घंटे बाद दोनों सरफरोश मुजाहिद इस पहाड़ी मुकाम से निकलकर मुशाहिदाती मुहिम पर रवाना हो चुके थे। दोनों पहाड़ी चरवाहों के भेस में थे। दोनों ने ऑटोमेटिक पिस्तौल लिबास में छुपाए हुए थे। रात गहरी हो चुकी थी, इसके साथ ही अंधेरा भी गहरा हो गया था, लेकिन इन दोनों की आंखें पहाड़ी जंगलों की रात के अंधेरों की आदी थी। इन्हें इस अंधेरे में हरकत करता साया भी साफ नजर आ जाता था। सरफरोश कादिर रहनुमाई कर रहा था। वो एक पहाड़ी की उतराई उतरकर दूसरे पहाड़ी के पहलू से होकर गुजरने लगा। सुल्तान ने कहा, अगर हम इस मुशाहिदाती मिशन पर दिन की रोशनी में जाते तो बेहतर होता। कादिर बोला, दिन के वक्त इधर चिड़ी भी पर नहीं मारती। आमने सामने पहाड़ियों पर भारतीय फौज के मोर्चे हैं जो पुल की हिफाजत के लिए बनाए गए हैं। नशीब में जहाँ पुल के लिए उतराई शुरू होती है इंडियन फौज ने सारे दरख्त काट डाले हैं। बिल्कुल साफ जगह बन गई है। दिन के वक्त कोई बिल्ली भी गुजरे तो दूर से नजर आ जाती है। हम सिर्फ रात को ही जा सकते हैं। पहाड़ी के पहलू में चलते चलते कादिर एक तरफ घूम गया। आगे दूसरी पहाड़ी खड़ी थी। कादिर ने सुल्तान के करीब होकर कहा, पुल इस पहाड़ी की दूसरी जानिब है। इस पहाड़ी की चढ़ाई बड़ी सख्त है। पहाड़ी ज़्यादा ऊंची नहीं थी मगर इन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह रेंग रेंग कर जाना पड़ रहा था। इन्हें आधा घंटा लग गया। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर दोनों पेट के बल लेटे दूसरी तरफ देखने लगे। नीचे 2 पहाड़ियों के दरमियान एक पुल बिजली की रोशनी में जगमगा रहा था। कादिर कहने लगा, ये है वो खास पुल, इस तरफ से आओ, तुम्हें थोड़ा नज़दीक जाकर दिखाऊंगा मगर उठना मत, हम इसी तरह चलेंगे। दोनों पेट के बल रेंगते हुए छोटे बड़े पत्थरों में आगे बढ़ने लगे। कादिर ने सरगोशी में सुल्तान को खास तौर पर ताकीद की कि वो इस तरह रेंगे कि कोई पत्थर भी ना गिरे। यहाँ ढलान पर एक भी दरख्त नहीं था, सारे दरख्त कटे हुए थे। कादिर ने एक खास रास्ता देख लिया था। वो इसी रास्ते पर सुल्तान को लिए जा रहा था। वो सुल्तान को एक ऊंची चट्टान की ओट में ले गया। यहाँ से पुल बमुश्किल नीचे 100 फीट के फासले पर होगा। पुल की हिफाजत के लिए वहाँ भारतीय फौज ने खासी रोशनी कर रखी थी ताकि कोई कश्मीरी मुजाहिद अगर पुल उड़ाने वहाँ आए तो साफ नजर आ जाए। दोनों मुजाहिद कमांडो पेट के बल साथ साथ लेटे नीचे पुल की तरफ देख रहे थे। पुल के दोनों सिरे पर 2-2 संतरी पहरे पर खड़े थे। एक फौजी ट्रक आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ पुल पर से गुजर रहा था। पुल के नीचे दरिया एक पहाड़ी नदी की शक्ल में बह रहा था। पुल के ऊपर जो रोशनी हो रही थी इसकी चमक में दरिया का पानी तेजी के साथ पत्थरों से टकराकर बहता नजर आ रहा था। कादिर ने आहिस्ता से कहा, यहाँ पानी की रफ्तार खासी तेज है। हमारे आदमियों ने इसमें उतरकर पुल के नीचे डायनामाइट लगाने की कोशिश की मगर पानी की मौजों ने इन्हें वहाँ ठहरने नहीं दिया। फिर रोशनी में वो पुल पर से साफ नजर आते थे।
पत्थर इतने बड़े नहीं थे कि इनकी ओर ली जा सके। सुल्तान का जहन तेजी से कुछ सोच रहा था। कादिर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, पुल सारा लकड़ी का है, इस पर पेट्रोल छिड़क कर भी आग लगाई जा सकती है, मगर सवाल यह है कि पेट्रोल कैसे छिड़का जाए। भारतीय फौजी इतने गाफिल नहीं हैं कि हमारा आदमी पेट्रोल का कैन लेकर जाए और पुल पर पेट्रोल छिड़के और फिर इसे आग लगा दे, और फिर ज़रूरी है कि पुल को दरमियान से उड़ाया जाए या फिर दोनों तरफ नीचे बारूद लगाकर बिल्कुल तबाह कर दिया जाए, मगर अभी तक हम इसमें कामयाब नहीं हो सके। सुल्तान ने आहिस्ता से कहा, चलो वापस चलते हैं। दोनों वहीं लेटे लेटे पीछे को मुड़े और रेंगते हुए पहाड़ी की ढलान की तरफ आ गई। ये पहाड़ी का दूसरा पहलू था। यहाँ झाड़ियाँ भी उगी हुई थी और दरख्त भी थे। ओट खड़े हुए और जिधर से आए थे इसी रास्ते से वापस रवाना हो गए। जब वो वापसी का सफ़र तय करके अपने खुफिया मुकाम पर पहुँचे तो सरफरोश कादिर पुल उड़ाने के प्लान की मज़ीद तफसीलात बताने लगा। सुल्तान बड़े गौर से सुन रहा था। जब कादिर ने अपनी बात ख़त्म की तो सुल्तान ने कादिर की तरफ देखते हुए कहा, कादिर भाई, पुल उड़ाने की हमारी ये मुहिम भी पहली मुहिमों की तरह नाकाम रहेगी। कादिर ने हैरान होकर कहा, लेकिन इस बार हम सोच समझ कर और पूरा इंतज़ाम करके जाएंगे। सुल्तान ने कहा, फिर भी कामयाबी के इम्कानात 100 में से 10 से ज़्यादा नहीं हैं। सुल्तान ने कादिर के हाथ को अपने हाथों में लेकर दबाते हुए कहा, कादिर भाई, यहाँ अकल हमारे किसी काम नहीं आएगी, अकल हमारे आदमियों को मारती जाएगी और पुल अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। कादिर हंस पड़ा, मेरे भाई, प्लानिंग तो हर हाल में हमें करनी होगी। सुल्तान ने इसकी बात काटते हुए पूछा, तो मुझे बताओ कि इस पुल से सिर्फ फौजी कार्रवाई ही गुजरते हैं या सिविलियन ट्रक वगैरह भी आते जाते हैं? कादिर ने जवाब दिया, सिविलियन ट्रकों और लारियों को इस पुल से गुजरने की इजाज़त नहीं है, आम शहरियों को भी इस पुल पर से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाती। सुल्तान गहरी सोच में था। कादिर अपने इन मुजाहिद साथियों के नाम बता रहा था जिन्हें वो इस मिशन पर अपने साथ ले जाना चाहता था। सुल्तान अपनी सोच में गुम था। बहुत जल्द कादिर को एहसास हो गया कि सुल्तान अपने ख्यालात में गायब है। इसने सुल्तान के कंधे को हिलाते हुए कहा, सुल्तान क्या सोच रहे हो? सुल्तान ने कंधे चौंक कर कहा, कादिर, इस मिशन पर मैं अकेला जाऊँगा। कादिर ने ताज्जुब के साथ कहा, ये तुम क्या कहते हो? ये एक आदमी का काम नहीं है मेरे भाई। सुल्तान ने अल्फाज पर जोर देते हुए कहा, यकीन करो, ये एक आदमी ही का काम है और वो एक आदमी मैं हूँ। इस वक्त तुम भी सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ, सुबह तुमसे बात करूँगा। दोनों मुजाहिद सो गए। रात गुजर गई। दूसरे दिन का सूरज तुलू हुआ। कादिर और सुल्तान भी जाग पड़े थे और एक कोने में बैठे चाय पी रहे थे। सुल्तान ने कहा, रात मैंने तुम्हें कहा था ना कि सुबह तुमसे बात करूँगा। कादिर इसके करीब हो गया। सुल्तान ने भी अपने चेहरा इसके करीब कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता इसे कुछ बताने लगा। कादिर के चेहरे पर कभी हैरत, कभी ताज्जुब और कभी खुशी के असरात जाहिर हो जाते। जब सुल्तान अपनी बात ख़त्म कर चुका तो कादिर सर झुकाकर गहरी सोच में डूब गया। फिर सुल्तान का हाथ अपने हाथ में लेकर दबाया और इसे अपने साथ आने का इशारा किया। ये इसी दिन की तारीख रात का जिक्र है। आसमान पर इस रोज़ चांद कहीं नहीं था। उस वक्त दो आदमी एक पहाड़ी से उतरकर दूसरी पहाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। इनमें से एक सिविलियन लिबास में था और दूसरे ने फौजी वर्दी पहन रखी थी। सिविलियन लिबास वाला कश्मीरी सरफरोश कादिर था और जिसने डोगरा फौज के सिपाही की वर्दी पहन रखी थी वो कमांडो सुल्तान था। दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रही थी। खामोशी से पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ रही थी। इनके इर्द गिर्द तारीकी थी, जंगली झाड़ियाँ थी और खामोशी थी। जब वो आधी चढ़ाई चढ़ चुके तो कादिर रुक गया। इसने हाथ से बाएं तरफ चलने का इशारा किया। बाएं जानिब थोड़ी दूर चलने के बाद कादिर दोबारा रुक गया। सुल्तान इसके पास आ गया। कादिर ने नीचे इशारा किया। कोई 50 गज नीचे सुल्तान को एक छोटी पहाड़ी सड़क पहाड़ी के पहलू से होकर गुजरती नजर आई। सुल्तान बड़ी गर्मजोशी के साथ कादिर से बगलगीर हुआ। कादिर ने आहिस्ता से कहा, अल्लाह के हवाले, अल्लाह के हवाले। सुल्तान ने भी दोहराया। कादिर वापस चल दिया। सुल्तान नीचे उतरने लगा। नीचे पहाड़ी सड़क पर उतरने के बाद सुल्तान ने एक बड़ा सा पत्थर लुढ़का कर सड़क के दरमियान रखा और खुद झाड़ियों के पीछे जगह बनाकर छुप कर बैठ गया। इसके हाथ में ऑटोमेटिक पिस्तौल था जिसकी नाली पर साइलेंसर लगा हुआ था। इसने अपनी जैकेट के अंदर हाथ डालकर सीने को टटोला। कमीज के नीचे इसकी छाती के साथ दो इस कदर ताकतवर बम सड़कों के 4 मटकों की शक्ल में बंधे हुए थे कि इनके एक साथ फट जाने से आधी पहाड़ी रेजा रेजा होकर फिजा में उड़ सकती थी। इन बमों के साथ कमांडो सुल्तान को भी उड़ जाना था, मगर मरने से पहले दुश्मन के पुल को भी धमाके से उड़ा देना था। इसे झाड़ियों में छुप कर बैठे खासी देर हो गई। इधर से अभी तक कोई फौजी गाड़ी नहीं गुजरी थी। फिर इसे गाड़ी के इंजन की गुरर गुरर दूर से आती सुनाई दी। यहाँ चढ़ाई थी और इंजन को खासा जोर लगाना पड़ा था। ये एक फौजी जीप थी जो ऊपर से खुली थी और इसमें लकड़ी के खोखे लदे हुए थे। जीप की हेडलाइट्स रोशन थी। एक तो वैसे भी चढ़ाई की वजह से जीप की रफ्तार हल्की थी,
और जब ड्राइवर ने सड़क के दरमियान लुढ़क कर आया हुआ पत्थर देखा तो इसने जल्दी से जीप को एक तरफ खड़ा कर दिया। सुल्तान झाड़ी में छुपाई से गौर से देख रहा था। जीप में से फौजी वर्दी वाला सिपाही बाहर निकला और पत्थर को खड्ड की तरफ धकेलने लगा। इस दौरान सुल्तान झाड़ी में से निकलकर दूसरी तरफ से दबे पांव चलता जीप के पीछे आ चुका था। इसने देखा कि जीप में दूसरा कोई फौजी नहीं था। सुल्तान ने खुदा का शुक्र अदा किया। इसे किसी ऐसी ही फौजी गाड़ी की तलाश थी और वो सोच रहा था कि हो सकता है इसे किसी एक फौजी ड्राइवर वाली गाड़ी का सुबह तक या फिर कल तक इंतजार करना पड़े। इस दौरान भारतीय फौजी ने पत्थर को सड़क से हटा दिया था। वो हाथों को जोर जोर से रगड़ता जीप के करीब आया ही था कि सुल्तान के ऑटोमेटिक पिस्तौल का फायर हुआ। सलेंसर की वजह से मामूली सी आवाज़ पैदा हुई और भारतीय फौजी सड़क पर पड़ा था। सुल्तान इसे खींचता हुआ सड़क के किनारे लाया और फिर नीचे गहरे खड्ड में लुढ़का दिया। इस काम से फारिग होते ही वो लपक कर ड्राइविंग सीट पर बैठा और जीप स्टार्ट कर दी। मुजाहिद सरफरोश कादिर ने इसे बता दिया था कि यही सड़क आगे जाकर इस पुल पर से गुजरती है जिसको उड़ाने की कोशिश में हमारे कई मुजाहिद शहीद हो गए हैं और जो इस वक्त सुल्तान का टारगेट ही नहीं बल्कि ज़िंदगी का मकसद भी था। वो ज़िंदगी जिसका अब सिर्फ आध घंटा ही बाकी रह गया था। जीप पहाड़ी की उतराई उतर रही थी। जैसे ही पहाड़ी सड़क का मोड़ घूमकर ज़रा नीचे आई तो सुल्तान का चेहरा अपने मकसद हयात की तकमील की खुशी में चमक उठा। थोड़े फासले पर नीचे पहाड़ी नदी पर बना हुआ फौजी पुल रोशनियों में जगमग कर रहा था। सुल्तान ने दिल में खुदा से दुआ मांगी और जीप को पुल की तरफ बढ़ा दिया। 10 मिनट के बाद पुल के सिरे वाली चेक पोस्ट आ गई। पुल के सिरे पर 2 भारतीय फौजी पहरे पर खड़े थे। एक फौजी सुस्त कदम उठाता जीप के पास आ गया। ये इनकी मामूल की ड्यूटी थी। जो कोई फौजी गाड़ी पुल पर से गुजरती वो इसके ड्राइवर को गौर से देखते और फिर जाने का इशारा कर देते। यहाँ कभी कोई गैर मामूली वाक़या नहीं हुआ था। रात के वक्त वैसे भी पहरा देने वाले फौजी सख्त बेजार और बोर थे और सिगरेट पर सिगरेट पी रहे थे। जीप को रुकते देखकर उन्होंने सिगरेट ज़रूर बुझा दिए थे। ड्राइविंग सीट पर सुल्तान किसी डोगरा रेजिमेंट के सिपाही की वर्दी में था। इसने अपना चेहरा ऐसा बना लिया था जैसे वो भी इसी ड्यूटी से बड़ा बोर हो रहा है। गार्ड की ड्यूटी देने वाले संतरी ने झुककर सुल्तान को देखा और पूछा, कोई जम्मू से कुछ लाई नहीं? सुल्तान ने बेजारी से जमाई लेते हुए कहा, अगली दफ़ा लेता आऊँगा। पहरेदार संतरी ने जीप की खिड़की पर हाथ मारकर कहा, जाओ जांगली जाओ। सुल्तान ने जीप आगे बढ़ा दी। पुल पर दोनों जानिब से सर्च लाइट रोशन थी। तकरीबन 150 फीट लंबा लकड़ी का ये मामूली मगर अहम तरीन पहाड़ी पुल अब कमांडो सुल्तान के कब्जे में। इसने अपनी ज़िंदगी, अपनी होने वाली बीवी नसरीन की खुशियाँ और सुहाग की मेहंदी और अपनी ज़िंदगी की सारी मुसर्रतें और अपनी आने वाली औलाद की खुशियाँ और मुसर्रतें और इनकी ज़िंदगियाँ देकर इस पुल को ख़रीद लिया था। पुल पर इसने जीप की रफ्तार बहुत कम कर दी। पुल के पहले सिरे से कुछ दूर आगे जाकर इसने जीप खड़ी कर दी और इसका हेड उठाकर यूं खड़ा हो गया जैसे इंजन में कोई ख़राबी पैदा हो गई हो। पुल के दोनों जानिब से इस पर सर्च लाइटों की रोशनियाँ पड़ रही थी। पुल के दोनों सिरे के पहरेदार संतरी और ऊपर पहाड़ी मोर्चों में बैठे हुए भारतीय फौजी भी जीप को देख रहे थे। पुल के पहले वाली सिरे से संतरी की आवाज़ आई, गाड़ी निकालो जांगली। सुल्तान ने जवाब में कहा, ठीक है साहिब, तेल चेक कर लूँ। इस वक्त तक सुल्तान ने जीप से रबड़ की नलकी निकालकर अपने हाथ में पकड़ ली थी। इसने जीप की टंकी का मुंह खोलकर नलकी इसमें डालकर पेट्रोल को सांस के साथ ऊपर खींचा। इसके मुंह में पेट्रोल आ गया। इसके साथ ही नलकी में से पेट्रोल गिरने लगा। सुल्तान ने नलकी को वैसे ही टंकी के साथ लगा दिया और जीप स्टार्ट कर दी। नलकी में से पेट्रोल पुल के तख्तों पर गिरने लगा। सुल्तान ने रफ्तार बहुत कम कर दी ताकि पुल के तख्तों पर पेट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा गिरे। अब इसे जैकेट के अंदर हाथ डालकर सिर्फ एक बटन को दबाना था और फिर इसे अपने साथ दुश्मन के पुल के भी परखचे उड़ा देने थे। जीप आहिस्ता आहिस्ता पुल क्रॉस कर रही थी। नीचे पहाड़ी नदी का शोरेदा सर पानी पत्थरों से टकराता हुआ शोर मचाता आगे बह रहा था। सुल्तान के अंदाजे के मुताबिक जब जीप पुल के ऐन वस्त में पहुंच गई तो इसने ब्रेक लगा दी। जीप रुक गई। सुल्तान ने आंखें बंद करके आहिस्ता से कलमा शरीफ पढ़ा और कहा, या अल्लाह मुझे माफ़ कर देना। इसके फ़ौरन बाद सुल्तान ने जैकेट के अंदर हाथ डाला और बटन दबा दिया। एक क़यामत खेज़ धमाके के साथ पुल का आधा हिस्सा उड़ गया और दूसरे आधे हिस्से को आग लग गई। मशीन गन पोस्टों से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। पुल के दोनों जानिब से रोशनी राउंड फायर होने लगी। आसमान रोशन हो गया मगर पुल उड़ चुका था। दूर एक पहाड़ की चोटी पर सरफरोश कादिर की निगाहें पुल पर लगी हुई थी। जब धमाके के साथ पुल उड़ गया तो इसने दोनों हाथ फैलाकर चेहरा आसमान की तरफ उठा लिया। सुल्तान के हक में दुआए मग़फ़िरत पड़ी। चेहरे पर दोनों हाथ फेरे और रात की तारीकी में पहाड़ी की दूसरी जानिब नशीब में उतर गया। ऐन इस वक्त कराची के शहर के एक मकान में सोई हुई सुल्तान की मगेतर नसरीन की अचानक आंख खुल गई। वो गहरी नींद सोई हुई थी कि इसे यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने इसके कांधे से पकड़कर हिलाया है। नसरीन ने आंखें खोलकर कमरे में देखा। बेडरूम में नीम तारीकी छाई हुई थी।
कमरे में कोई नहीं था। खुली खिड़की का पर्दा भी साकित। नसरीन ने इसे अपना वहम समझकर आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगी। तब नूर की एक लहर से नमदार हुई। नूर की लहर ने नसरीन को जैसे झुककर देखा और फिर खिड़की में से बाहर निकल गई। सितारा टूटता है तो इसके साथ रोशनी की लकीर नीचे आती है, लेकिन नूर की ये लकीर ऊपर की तरफ सितारों की तरफ जा रही थी और थोड़ी देर बाद नूरानी लकीर कायनात की हमागीर नूर में गुम हो गई। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको कमांडो सुल्तान की बदला सीरीज़? और बहुत सी अच्छी सीरीज़ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।